मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। भारत में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, बहुत क्रूर अंग्रेज अधिकारी, बहुत खतरनाक एक अंग्रेज अधिकारी आया था और उसकी पोस्टिंग भारत के पंजाब के अमृतसर में हो गई थी। उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने की पोस्टिंग पंजाब के अमृतसर में होगी और जनरल डायर ने वहाँ पे एक कानून लागू कर दिया, रोलेट एक्ट। वो रोलेट एक्ट ऐसा था कि हमारे देश के लोगों का, हमारा जो है मूल अधिकार का हनन हो रहा था उससे। और मूल अधिकार का हनन ही नहीं हो रहा था, जो थोड़ी बहुत आज़ादी थी हमारे को जो मिली हुई, वो भी उस रोलेट एक्ट के तरह की वजह से छीनी जा रही थी। तो हमारे क्रांतिकारियों ने इस रोलेट एक्ट का विरोध किया और इस विरोध के चलते 14 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। लगभग 25,000 लोगों की गैदरिंग हुई और अचानक से जनरल डायर ने उस सभा के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, क्योंकि उस जलियांवाले बाग का जो गेट है, जो एंट्री गेट है, वो 4-5 फुट चौड़ा है, बस एक ही गेट है उसका एंट्री का। इसके अलावा कोई भी और निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से वो जलियांवाला बाग जो है दीवारों से घिरा हुआ है। तो जनरल डायर ने जैसे ही गेट के आगे अपनी तोप लगा दी और उसने फायरिंग जब शुरू करवाया, 15 मिनट में 1650 राउंड फायरिंग किए गए, 1650 राउंड फायरिंग किए गए। और उस वजह से हमारे क्रांतिकारी 3000 क्रांतिकारी जो है ना उस फायरिंग में मारे गए। बाकी के लोग इधर उधर से भाग भाग करके जान बचाने के लिए जो कुएं थे उसके अंदर, जलियांवाले बाग में 2 अंधे कुएं, उनमें कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। तो देखते देखते कुएं के अंदर लाशों का अंबार लग गया और उसके बाद जनरल डायर वहां से चले जाते हैं और रोड के दोनों तरफ जो भी भारतीय वहां पे मिले अमृतसर में, उनको गोलियों से भून डाला। किसी को पकड़ करके जो ना, जो उनका जो तोप थी उसके पीछे बांध करके घसीटते हुए ले गए, हंसते हुए। और इस अपराध के लिए, इस कांड के लिए जनरल डायर को लंदन की पार्लियामेंट में एक इनाम दिया गया, उनको प्रमोशन दिया गया और भारत से फिर इसको लंदन बुला लिया गया। उस दौरान उधम सिंह भी उस सभा के अंदर मौजूद थे और उस समय उधम सिंह की एज मात्र 12 साल थी। एक 12 साल का बच्चा ये सब देख रहा था कि किस प्रकार से एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी ने हमारे देश के निर्दोष लोगों को गोलियों से बेरहमी से भून दिया। और उधम सिंह ने उस दिन ये संकल्प लिया कि मैं जनरल डायर से बदला लूंगा, जो 3000 लोगों की जो इसने हत्या की है, निर्दोष लोगों की हत्या की है, जो सिर्फ बड़ी शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे रोलेट एक्ट के मुताबिक, जिनका कोई दोष नहीं था और उनको बिना कुछ गलती किए निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने उस दिन संकल्प ले लिया। अब उसको अंजाम देना था तो उसके लिए पैसे चाहिए। पैसा किससे मांगे? तो उधम सिंह ने सोचा कि किसी से भीख मांगने से अच्छा है कि खुद कमा कर के ही पैसा इकट्ठा करूं। इतना ईगो था उधम सिंह के अंदर। उधम सिंह ने इसका पैसा इकट्ठा करने के लिए कारपेंटरी का काम सीखा, लकड़ी का काम सीखा। तो उसने कुछ पैसे कमाए यहाँ से। फिर यहाँ से उधम सिंह अमेरिका चले गए, अमेरिका से लंदन चले गए। और जनरल डायर इससे पहले जा चुके थे कांड करके, लंदन प्रमोशन हो गया था उनका। और वो जनरल डायर जो है ना वहाँ पे लंदन जा चुके थे। अमेरिका से जब लंदन गए तो लंदन के किंगसन्स में जो है एक किंगसन्स पैलेस है वहाँ पे लंदन में, उसमें जनरल डायर का एक प्रोग्राम हो रहा था। उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, उनका मंच पर सम्मान समारोह हो रहा था। उसी टाइम उधम सिंह ने पिस्टल निकाली अपनी और 3 राउंड सीधे जनरल डायर के सीने में दाग दिए और जनरल डायर ढेर हो गया। वहां पे अफरा तफरी मच गई। बाकी अंग्रेज अधिकारियों के जो और अंग्रेज अधिकारी वहां थे वो कांपने लगे। और जब उसने 3 गोलियां दागी तो उसका मुंह से एक ही शब्द निकला कि 21 साल पहले का जो मेरा संकल्प था, मेरा वादा था, वो आज पूरा हो गया। अब मुझे 1 सेकंड भी जीना नहीं है। ये कहकर के उधम सिंह ने अपना पिस्टल
अंग्रेज अधिकारी को सौंप दिया। वो जिस अंग्रेज अधिकारी को ये पिस्टल उधम सिंह सौंप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे कि कभी मुझे ना मार दे ये। तो उधम सिंह ने कहा कि मैंने को आपको नहीं मारना है, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी जनरल डायर से थी, जिसने मेरे देश के 3000 निर्दोष लोगों को मार करके यहाँ पे लंदन में आया है, और ये बदला लेने के लिए मुझे 21 साल लगी। ये 1919 की बात है और ये घटना है 1940 की। 1940 में जाके उधम सिंह ने लंदन के किंगसेंस में पैलेस में जो ना बदला लिया। अब ये लगा लो 19 और 21 पूरे 21 साल के बाद में इतना मतलब एक संकल्प लेकर के वो 21 साल तक जिंदा रहा, सिर्फ इस संकल्प के सहारे कि मुझे और कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, सिर्फ जनरल डायर से बदला लेना है। और उसी के लिए उसने पैसा कमाया, यहाँ पैसे कमाए, फिर अमेरिका गया, अमेरिका के होटल में काम किया, वहाँ होटल में पैसे कमाए, और उसके बाद में उसने जनरल डायर को 3 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और अपना बदला पूरा ले लिया। और बदला पूरा लेकर के उसी टाइम उसने कहा कि मेरा बदला पूरा हो गया, कि मैं 21 साल से इस संकल्प के सहारे पर जिंदा था। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी, ऐसा था जज्बा उनका। उसके सामने अगर देखते हैं, आज की सरकारों को देखते हैं, आज के ज़माने को देखते हैं, आज के भारत को देखते हैं, ऐसे संकल्प के साथ हमारे क्रांतिकारी उस समय जी रहे थे, और उन्होंने 21 साल तक बदला लिया। 21 साल तक अपने दिल में संजो करके रखा अपने संकल्प को, और 21 साल के बाद में बदला लेकर ही उसने दम लिया। ऐसे ही नहीं हमारा भारत आज़ाद हो गया, ऐसे कोई चरखे से भारत आज़ाद नहीं हुआ, अहिंसा से भारत आज़ाद नहीं हुआ कि लोग कहते गांधी जी के अहिंसा से भारत आज़ाद हो गया या चरखे से आज़ादी मिल गई, बिना ढाल बिना खड़क के आज़ादी मिल गई। आज़ादी ऐसे नहीं मिली। आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने, कई लाख लोगों ने शहादत दी है। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, तब जाके भारत को ये जो तथाकथित जो आज़ादी मिली है, जो सत्ता का जो पावर हमको मिला है, जो अंग्रेज पावर का जो ट्रांसफ़र करके गए हैं, वैसे नहीं मिला। सत्ता का पावर लेने के लिए, सत्ता का स्थानांतरण भी अगर हुआ है करके गए हैं, उसके लिए भी 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी है। जब जाकर के हमें अंग्रेजों ने सत्ता का स्थानांतरण किया है, अंग्रेजों ने हमें आज़ाद नहीं किया, स्वतंत्र नहीं किया। आज भी देश अंग्रेजों के अधीन है, आज भी अंग्रेजों की व्यवस्थाएं देश के अंदर चल रही जैसे कि तैसे, जैसे अंग्रेजों के समय में चल रही थी। 75-76 साल हो गया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने ये जरूरत नहीं समझी कि हमारे क्रांतिकारियों ने क्या सपना देखा था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां लगा दी, गरीबी में रहे वो, उन्होंने मजदूरी कर करके उन्होंने पैसे कमाए, और उसके बाद में उन अत्याचारी इतने बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों से बदला लिया। हिंदुस्तान से जाकर के और लंदन में जाके, हिंदुस्तान से चल करके लंदन में जाकर के 21 साल के बाद उधम सिंह ने बदला लिया। ऐसे थे हमारे योद्धा क्रांतिकारी वीर। और ये आज के जो ये काले अंग्रेज बैठे हैं, वो उस व्यवस्था को नहीं बदल पाए आज तक। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हमारी सरकार है। आज तो लोग कहते हैं हमारी सरकार है, मैं भी कहता हूँ हमारी सरकार है, लेकिन आज भी हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारी सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो उस अंग्रेजों की थोपी व्यवस्था को बदल नहीं पा रही है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है इनके सामने? ये बात मेरे दिमाग में बहुत बार बार चलती है। पहले तो हम समझते थे कि सरकारें जो है हमारी नहीं है, हमारे विरुद्ध की सरकार, हमारे विरुद्ध जो ना सरकारें काम कर रही हैं, हमारी मानसिकता के विरुद्ध सरकारें हैं। लेकिन आज तो पूरा भारत कहता है, पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड कहता है कि भारत में पहली बार भारत की सरकार बनी है। ये विदेशी लोग भी कहते हैं कि पहली बार भारत में भारत की सरकार बनी है। लेकिन आज अगर भारत की सरकार है, उसके बावजूद भी, भारत की सरकार होने के बावजूद भी, भारत की सरकार के होते हुए भी हमारे देश के अंदर भारतीय व्यवस्था क्यों नहीं है? आज भी अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों है? क्या कारण है? ये सवाल है। और मैं इस सवाल ये आज की सरकारों से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है आपके सामने कि आप उस व्यवस्था को बदल नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या प्रतिबंध लगा के गए हैं अंग्रेज, या आज के जो यहाँ समाज में जो आपके विपक्षी भी बैठे हैं, वो है कि क्या ऐसा सिस्टम है कि आप उस व्यवस्था को बदल नहीं पा रहे हैं? कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बड़ा कारण है इसका कि इस व्यवस्था को बदल नहीं पा रहे हैं। जब 370 जैसी धारा को बदल सकते हैं, 35A को बदल सकते हैं, राम मंदिर बन सकता है, तो ये अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों नहीं बदल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में घूमता रहता है। लेकिन यही सवाल शायद क्रांतिकारियों के मन में भी था, उनके भी सपने थे। उनको ईश्वर ने संकल्प लेने का मादा दिया, संकल्प लेने की उनके अंदर क्षमता थी,
शक्ति दी ईश्वर ने उनको संकल्प लेने की, और संकल्प के ऊपर चलने की शक्ति दी, मगर उन्होंने संकल्प लिया और सपने देखे, मगर वो सपने और संकल्प उनके रह गए, क्योंकि वो सपने उनके जो संकल्प लेके जो उन्होंने सपने देखे थे, जिस भारत को जिस प्रकार वो देखना चाहते थे, इस भारत के अंदर कोई गरीब ना हो, बेरोजगारी ना हो, भूखमरी ना हो, सभी एक जैसे एक समान हो, सभी इसमें भारत में कोई एक भी व्यक्ति गरीब ना हो, कोई भूख से ना मरे। लेकिन वो सपने सारे के सारे क्रांतिकारियों के टूट गए, क्योंकि आज दुनिया भर के लोग भूख से मरते हैं प्रतिदिन। गरीबी की तो बात ही मत करो, बेरोजगारी की तो बात ही मत करो। तो आज 76 साल के बाद में भी देश से ये गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये भूखमरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब हमारे जो क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था वो आज पूरी तरह से अधूरा है। गांधी जी का एक वाक्य है, गांधी जी से किसी ने पूछा था उस समय कि गांधी जी आपने बहुत कुछ किया देश की आज़ादी के लिए, ये किया वो किया, अब आप क्या चाहते हो आखिरी टाइम पे? गांधी जी ने कहा था मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास समय नहीं है और कुछ करने के लिए, बस मैं इतना चाहता हूँ देश आज़ाद होने के बाद में देश संपूर्ण स्वराज बने, ग्रामीण स्वराज्य हो देश के अंदर। लेकिन गांधी जी के पास समय नहीं था, गांधी जी ये काम नहीं कर पाए। और क्रांतिकारी पहले जा चुके थे कि क्रांतिकारियों को तो पहले ही छोड़ा नहीं था, कि क्रांतिकारियों को तो अंग्रेज़ों ने कोई किसी को मार दिया गया, कोई हाथ थक करके बैठ गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। जब सत्ता का स्थानांतरण हुआ देश में, तथाकथित आज़ादी आई, जिसको आज़ादी कहते हैं, मैं इसको आज़ादी नहीं मानता हूँ, लोग मानते लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। तो आज़ादी के बाद में भी बहुत क्रांतिकारी हमारे जिंदे रहे और वो बहुत दयनीय स्थिति में रहे, इतनी दयनीय स्थिति में रहे। बटुकेश्वर दत्त कितनी दयनीय स्थिति में मरा है, आखिरी समय पे उनके पास जो ना इलाज कराने के पैसे तक नहीं थे। तो इस ऐसी स्थिति में हमारे क्रांतिकारियों ने इतना अच्छा सपना देख करके अपने आहुति दी अपने प्राणों की, लेकिन उनके सपनों को कहीं ना कहीं आज के जो हमारे जो काले अंग्रेज जो बैठे हैं सत्ता के अंदर, इन्होंने चकनाचूर कर दिया। लेकिन आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे क्रांतिकारियों का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत लोग हैं जो निष्पक्ष भाव से पूरे दिन लगे रहते हैं कि कैसे न कैसे देश की व्यवस्था बदल जाए, कानून व्यवस्था बदल जाए, अंग्रेजों की शिक्षा नीति बदल जाए। लेकिन कुछ चंद लोग हैं उनकी चल नहीं पा रही है। लेकिन जब तक ये पूरा एक बहुत बड़ा रूप नहीं लेगा किसी आंदोलन का या किसी क्रांति का, जब तक हम इस मिशन में कामयाब नहीं होंगे। हमें भी उन क्रांतिकारियों को सपना पूरा करने के लिए उन क्रांतिकारियों के लिए ही क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। और वैसे ही उन्हीं के संकल्प की तरह हमें भी संकल्प लेके एक क्रांति एक आंदोलन करना पड़ेगा। तब जाके हम इस देश की अंग्रेजों की थोपी ही इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, और तब जाकर हम अपने क्रांतिकारियों का सपनों का भारत बना सकते हैं। अदरवाइज लक्ष्यदार भाषण आप देते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झूठी जीडीपी के आंकड़े बताते रहिए, बेवकूफ़ बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी लंबी लंबी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते रहना, कितने 8 लाइन के हाईवे बना दो, मेट्रो बना दो, हवाई जहाज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे देश में स्वतंत्रता नहीं आएगी, इससे क्रांतिकारियों के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करना है, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है, तो फिर से आंदोलन और आज़ादी का रुख अपनाना पड़ेगा। और उन्हीं की तरह एक दृढ़ संकल्प लेकर के एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इससे अंग्रेजों की थोपी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तब जाकर के हम इस भारत को विकसित भारत बनाने में कामयाब होंगे। तब जाके हम क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने में कामयाब होंगे। अदरवाइज कोरी कल्पना है, कल्पनाओं में आज तक जीते हैं 75 साल से, आगे भी जीते रहेंगे अगर ऐसे सोचते रहे कि वो करेगा ये करेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह बने, दुनिया भर की महारानी लक्ष्मीबाई बने, उधम सिंह बने, चंद्रशेखर आज़ाद बने, सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बने। मेरा बेटा तो आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नेता बने, अभिनेता बने, लेकिन पड़ोसी वाला ही सब कुछ बने। भगत सिंह भी वही बने, उधम सिंह भी वही बने, सुभाष चंद्र बोस भी वही बने, सब कुछ वही। पड़ोसी का बना, अपना नहीं बनना चाहिए। तब तक ये नहीं सोचोगे कि सबसे पहले अगर देश में भगत सिंह बने तो मेरा बेटा बने, लक्ष्मीबाई बने तो मेरी बेटी बने, तब तक दूसरा नहीं सोचेगा, पहले अपने को सोचना है। जिस समाज को बदलने की कल्पना चाहते हैं, जिस समाज को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, जैसी समाज की कल्पना आप अपने मन में सजा कर बैठे हैं, उस समाज को बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा।
जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक आप समाज को नहीं बदल सकते, और जब समाज नहीं बदलेगा तो राष्ट्र नहीं बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और एक दृढ़ संकल्प के साथ एक संकल्प लेना होगा कि हमें अपने क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है, चाहे उसके लिए जान जाए, चाहे घर जाए, चाहे परिवार जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमें अपने क्रांतिकारियों को सपनों को साकार करना है और क्रांतिकारियों को सपनों को भारत बनाना है। इस दृढ़ संकल्प से जब तक भारत के युवा नहीं आएंगे, जब तक इन राजनीतिक पार्टियों की गुलामी, इन राजनीतिक दलों की गुलामी करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक इन राजनेताओं की गुलामी तलवे चाटना नहीं छोड़ेंगे, और जब तक क्रांति या आंदोलन का रुख नहीं अपनाएंगे, राजनीति के पीछे कुछ नहीं मिल रहा है। पूरी जिंदगी चलती रही, एक दिन ऐसे गरीब होते चले जाओगे, ऐसे बेरोजगार होते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा वक्त आएगा फिर किसी देश के अधीन हो जाएगा ये भारत। क्योंकि भारत के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसे राजनीतिक दल नहीं है जो भारत को बचा सकता हो। भारत को अगर बचा सकते हो तो भारत के नागरिक बचा सकते हैं, कोई राजनीतिक दल या कोई भी नेता भारत को नहीं बचा सकते। और एक बात और बोल देता हूँ, सारे काम सरकारें नहीं करती हैं, सरकारें सिर्फ देश चलाती हैं, राष्ट्र नहीं चलाती हैं। राष्ट्र को राष्ट्र के लोग चलाते हैं। अगर राष्ट्र को विकसित बनाना है, अखंड भारत बनाना, एक शक्तिशाली भारत बनाना है, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है, तो भारत राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को करना पड़ेगा, न कि सरकारों को। सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, पता नहीं कितनी आई और कितनी और चली और आएंगी, रोजाना की नई नई पार्टियां बनती हैं। तो सरकारों के भरोसे अगर आप रहेंगे तो ये देश कभी भी अखंड भारत नहीं बन सकता। ना अखंड भारत बन सकता है, न क्रांतिकारियों के सपने का भारत बन सकता है, और ना इस भारत में कभी भुखमरी खत्म हो सकती है, न बेरोजगारी खत्म हो सकती है, न गरीबी खत्म हो सकती है। ये सब अगर खत्म करना है तो खुद चल करके इस राष्ट्र के लोगों का आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे क्रांतिकारियों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़े थे, एकजुट होकर के अपनी जान की आहुति दी थी, प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के देश को तथा कथित आज़ादी मिली थी। तो आज भी अगर देश को इस गुलामी से निकालना है, इस अंग्रेजों की मानसिकता से निकालना है, तो एकजुट होकर के क्रांति का रुख अपनाना पड़ेगा, एक आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा, और इन काले अंग्रेजों को हटा करके एक अच्छे ईमानदार और वफादार लोगों को पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा, चुन करके, जो सिर्फ राष्ट्र भक्त हो, जो राष्ट्र के लिए काम करते हो, न कि जेब भरने के लिए, न कि व्यापार करने के लिए इलेक्शन लड़े। आज 100 के 100% जो नेता बैठे हैं सब व्यापार करने के लिए बैठे हुए हैं। कोई राष्ट्र के लिए नहीं बैठा, कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं। दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर रखा है, जो भी बनता है किसी भी ईमानदार को भेज दो, जो भी अंदर जाता है वही व्यापार करने लग जाता है, वही लूटने लग जाता है। ज़्यादा दूर जाने की चीज़ नहीं है। थोड़े दिन पहले केजरीवाल की सरकार बनी थी, बहुत ईमानदार व्यक्ति की सरकार। 75-76 साल में सबसे भ्रष्ट सरकार ये साबित हुई है। इतने घोटाले किसी भी सरकार ने नहीं किए जितने आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कर दिए। इतने घोटाले 75 साल में नहीं हुए जितने 10 साल में केजरीवाल ने कर दिए। तो कोई भी दल या कोई भी पार्टी या कोई भी नेता कोई ईमानदार नहीं हो सकता, कोई भी राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता, कोई भी क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बना सकता। अगर क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बना सकता है वो सिर्फ इस राष्ट्र के नागरिक बना सकते हैं। अभी सोचना आपको है, आपको बनाना है या इस देश को ऐसे चलते रहने देना है। अभी मर्जी आपकी है, या तो जो चल रहा है उसको चलने दो। अगर बदलाव चाहते हो, मन में है कि बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, समाज में, राष्ट्र में बदलाव होना चाहिए, तो घरों से निकलना पड़ेगा। पहले अपने आप को बदलना होगा, दृढ़ संकल्प के साथ बाहर आना होगा, और एक क्रांति के साथ मेरी क्रांति का हिस्सा बनना पड़ेगा। और मेरे जो आंदोलन की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस आंदोलन का हिस्सा बन करके आवाज़ उठा करके इसे अंग्रेजों की थोपी हुई शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एक सुर आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता, इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता, इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अभी सोचना आपको है, आज करना है या कल। जब करना हो, जब मन करे तब आ जाना, मोस्ट वेलकम। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।